बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम में लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप प्रोफेसर हैं, आप रिसर्चर हैं, आप एक उस्ताद हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मुकर्रम अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बहावलदीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो आज हम आपसे रिसर्च के हवाले से बात करेंगे, तालीम के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर को किस तरह प्रमोट किया जा रहा है। तो आइए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अहम मौजू पर बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, हम तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? बिल्कुल जी, मैंने अपनी इब्तदाई तालीम मुख्तलिफ़ स्कूल से हासिल की। वालिद साहब की पोस्टिंग के सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ शहर में रहे, कभी फैसलाबाद, कभी बिहाड़ी, कभी लिया। तो जो मेरी FSC है वो मुल्तान पब्लिक स्कूल से है। फ़र्स्ट ईयर मैंने की थी जो गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद है, उस वक्त उसको गवर्नमेंट कॉलेज धोबी घाट कहा जाता था। अब आजकल वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है। फिर जहाँ से मैंने BA किया वो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज था जो आज एमरसन यूनिवर्सिटी है। मास्टर्स मैंने किया बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली पोजीशन थी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके बाद मैंने PhD की है ग्लासगो से, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम से। अच्छा सर, आपका PhD का थीसिस किस हवाले से था? मेरी PhD का जो टॉपिक था वो था पाकिस्तान एट क्रॉस रोड, वार अगेंस्ट टेररिज्म एंड इंटरनेशनल लॉ। बेसिकली ये एक मेजर अगर इसको देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अमलगमेशन है, जो दो अहम सब डिसिप्लिन है इस फील्ड के, इंटरनेशनल लॉ और स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इन दोनों से डील करता है कि वार अगेंस्ट टेररिज्म के किस तरह स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में किस तरह स्ट्रेटजी के हवाले से डिसीजन लिए जाते हैं और उसके लॉ के आस्पेक्ट, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लॉ के आस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है मेरे थीसिस में। ठीक सर, आपके कितना रिसर्च आर्टिकल और कितना किताबें पब्लिश हो चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन कोई 35 के करीब रिसर्च आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिकेशन हो चुकी हैं और 4 बुक्स हैं जो मैंने एडिटेड बुक्स में चैप्टर लिखे हैं, जिनमें से 2 बुक्स जो हैं वो इंटरनेशनल जो यूनाइटेड किंगडम के मशहूर व मारूफ पब्लिशर हैं पालग्रेव मैकमिलन और रुटलेज, उन्होंने छापी हैं। आप कितना नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं? मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत कर चुका हूँ जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे थी, और मैंने तकरीबन कोई 6-7 से ज़्यादा ममालिक हैं जहाँ का सफ़र किया है अपने मकाला जात पढ़ने के लिए। अच्छा सर, आपने फॉरेन कंट्रीज़ का विज़िट किया, तालीम भी वहाँ से हासिल की, तो आपने उनके कल्चर को और पाकिस्तान के कल्चर को कैसा देखा? अब बड़ा अहम सवाल आपने किया है, बड़ा अहम मौजू है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो बिल्कुल लीस्ट प्रायोरिटी है, जबकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ का सफ़र किया, डेवलप कंट्री से PhD की, वहाँ पर एक टोटली डिफरेंट कल्चर है कि मैं बहैसियत स्टूडेंट वहाँ पर था मौजूद और PhD कर रहा था, तो जो फैसिलिटीज़ मुझे वहाँ पर हासिल थी वो यहाँ पर मैंने देखा है कि जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, PhD स्टूडेंट्स तो दरकिनार, जो PhD फैकल्टी मेंबर्स हैं या जो रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी हासिल नहीं है। और उसमें कई चीज़ों का मैं जो है वो अदा कर सकता हूँ। इन्वायरमेंट है वो एकेडमिक इन्वायरमेंट वो नहीं है, आपके पास रिसर्च जर्नल की जो एक्सेस है यहाँ पर वो नहीं है, बुक्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर इस तरह नहीं है, रिसोर्स इस तरह नहीं है, वर्किंग इन्वायरमेंट इस तरह नहीं है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए जो वहाँ पर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है वो इस तरह यहाँ पर नहीं दिया जाता। तो वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है हायर एजुकेशन को, और यही वजह है कि उन ममालिक में जो तरक्की है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें मोर दैन 75% जो रोल है वो वहाँ की इनोवेशंस का है। और वो इनोवेशंस कहाँ से आई? वो इनोवेशन रिसर्च कल्चर से आई। ठीक, आप हम देखते हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क अगर आज आलमी ताकत है तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो उसको कंट्रीब्यूट करती है वो उसकी इनोवेशन है। और अगर इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर जिन
जो लोग इनोवेशन में शामिल रहे वो अमेरिकन नहीं थे, वो डिफरेंट कंट्रीज से आए थे। अमेरिका ने सिर्फ उनको जो है हायर किया, अमेरिका ने उनको अच्छे इंसेंटिव दिए और लोग वहाँ पर गए और उन्होंने इनोवेशन के ज़रिए आज अमेरिका को इस मुकाम पर पहुँचाया। तो हमारे यहाँ इन तमाम चीज़ों का जो मैंने जिक्र किया फुकदान है। अच्छा सर, आपने टीचिंग प्रोफेशन को कब ज्वाइन किया और कहाँ कहाँ आपने खिदमत अंजाम दी? जी, मैंने टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया। पहले तो मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता रहा, उसके बाद मैंने जो पब्लिक सेक्टर की तरफ आया तो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में 2002 में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से मैंने अपनी सर्विस का गवर्नमेंट जॉब का आगाज़ किया। उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो कराकोरम इंटरनेशनल गिलगित में हुई, इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में। और फिर 2004 में मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज ए लेक्चर और फिर PhD करने चला गया और मुख्तलिफ जो है वो अपनी पोजीशंस की तरक्की लेता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अब मैं वहाँ पर बतौर प्रोफेसर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और आप पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं चेयरमैन। अच्छा सर, आपके डिपार्टमेंट में कितना फैकल्टी मेंबर हैं और वहाँ PhD हैं या MPhil हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 8 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो PhD हैं और 2 इनरोल्ड हैं, उनकी PhD अनकरीब हो जाएगी, तीसरे भी अनकरीब इनरोल हो जाएंगे और बाकी हमारी ज़्यादातर विजिटिंग फैकल्टी भी है। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी अगर बहैसियत हम मुस्लिम देखें तो मैं वाज़े तौर पर जो है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझता हूँ कि आइडियल पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि उनकी अगर हम ज़ात को देखें, ख़ास तौर पे अगर मैं एक उस्ताद बहैसियत उस्ताद देखूँ तो जो मौल्लिम का काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अंजाम दिया वो कोई नहीं। और अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो कायद मोहम्मद अली जनाह को मैं समझता हूँ कि वो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी हैं, कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके अल्लाह के फजल व करम से हमारे लिए एक आज़ाद मुमलिकत का क़याम जो है वो मार्ज़ वजूद में लेकर आए और उन्होंने उसके लिए अपनी जान की, अपनी ज़िंदगी की, अपनी सेहत की परवाह नहीं की। और हम जो आजकल हालात देखते हैं मुसलमानों के इंडिया में, उसको देखते हुए हम सब को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कायद-ए-आज़म की विजनरी लीडरशिप की तरफ देखना चाहिए कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत पहले भांप लिया था और इसीलिए कायद-ए-आज़म के जो ख्वाब था उसको शर्मिंदा ताबीर करने में अहम किरदार अदा किया कि हम आज एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका पसंदीदा लिखारी कौन है? लिखारी डेफिनेटली अगर देखा जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, चूँकि ज़्यादातर हम उसी के तालिबे इल्म हैं वही पढ़ते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि अज़र हाज़िर में जो नोम चॉम्स्की है वो मैं समझता हूँ ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से बड़े वाज़े तौर पर अपनी आरा रखते हैं और जो एक डोमिनेंट थाट्स हैं, जो एक ग्लोबल डोमिनेंस है अमेरिका की, उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं अपनी राइटिंग में और बड़ा ओपनली जो है वो मैं ये समझता हूँ कि वो एक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, जिसके ज़रिए एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं समझता हूँ कि हमें जो इस टाइम आलमी मंजरनामा है उसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। अच्छा सर, आप पॉलिटिकल साइंस के चेयरमैन भी हैं, डिपार्टमेंट हेड भी हैं, तो CSS के इम्तिहान की तैयारी किस तरह करनी चाहिए जो लोग CSP ऑफिसर बनना चाहते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये आपने बड़ा अहम और बड़ा अच्छा सवाल किया है इस हवाले से कि ये फिर अगेन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ जो पास होने वाले स्टूडेंट्स की रेशो है वो बहुत कम है परसेंटेज। ज़्यादातर जितनी सीट्स होती हैं उतने स्टूडेंट्स बाद औक़ात पास ही नहीं होते भी हैं तो बड़ी कम टफ कंपटीशन रह जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम ज़रूरी हैं। सबसे पहला तो जी हार्ड वर्क, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, कि आप मेहनत करें। ये मेहनत जब आप करते हैं तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है और आप मेहनत से कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि CSS के हवाले से इंग्लिश बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमारे यहाँ डेफिनेटली हमारा इन्वायरमेंट भी ऐसा है, हम बचपन से इंग्लिश पढ़ते आते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट के, लेकिन हम अभी अपने आप को उस तरह डेवलप कर नहीं सके हैं। तो इंग्लिश की हमारे यहाँ अंग्रेज़ी जो है वो अभी तक लिखने की कमज़ोरी पाई जाती है। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि अंग्रेज़ी के ऊपर जो है वो ज़ोर दिया जाए। तीसरा रेगुलर रीडिंग हैबिट, कि रेगुलर रीडिंग हैबिट करनी चाहिए आपको बचपन से ही। अगर हम वेस्ट में देखें तो स्कूल में बच्चों को आदत डाल दी जाती है, वो चाहे नावल पढ़ें चाहे कोई भी चीज़ पढ़ें, उनको कहा जाता है कि आप एक बुक पढ़ के आएँ इनिशियल लेवल पे इवन के,
उसकी वजह ये होती है कि उनकी एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है। तो जब आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि आप नावल से होते होते इंटरेस्ट पैदा करें अपना, और फिर आप जो आपकी एकेडमिक बुक्स हैं उनकी तरफ आ जाएं, या जो डिफरेंट CSS में हिस्टोरिकल हैं, इंडो पाक मुस्लिम हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशंस की हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री है, उसको आप में एक इंटरेस्ट पैदा होगा पढ़ने के लिए। और जब आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली मैं नहीं समझता कि अगर आप इन 3 चीज़ों को करें तो CSS क्लियर ना कर सकते। सर डॉन न्यूज़पेपर का कितना रोल है? डॉन न्यूज़पेपर बड़ा अच्छा है, ख़ास तौर पे 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ जी। एक डेफिनेटली वही जो मैंने बात की, रीडिंग स्किल, कि आपकी रीडिंग स्किल को बढ़ाता है। दूसरा आपको वो ये बताता है कि जो आपका डिफरेंट वर्सटाइलिटी है लिखने वालों के, लिखारियों की, क्योंकि जो लेटेस्ट इश्यूज होते हैं, जब हम CSS की बात करें ख़ास तौर पे, तो उसमें पाकिस्तान अफेयर्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो या करंट अफेयर हो, ये 3 बड़े मेजर पोर्शन हैं, और ये तीनों मेजर पोर्शन आपके कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर से डील करते हैं। और जो लिखारी हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद उसमें लिखते हैं। प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी के जो हाजिर सर्विस हैं या रिटायर हैं वो उसमें लिखते हैं। तो ये समझता हूँ मैं कि वो काफ़ी हद तक जो है वो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन कम्प्लीटली उस पर रिलाई करना जो है वो भी मुमकिन नहीं है। वो हेल्प आउट, आप कह लें कैटलिस्ट का काम कर सकता है। ठीक सर, पाकिस्तान का बाशऊर शहरी सियासी निज़ाम में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकता है? ये भी एक बड़ा चुभता हुआ सा सवाल मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले 74 सालों से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हम इस कश्मकश में रहे कि एक जमहूरी दौर है, कभी डिक्टेटरशिप है, फिर एक पार्शल डेमोक्रेसी है, फिर कंट्रोल डेमोक्रेसी है। देखिए, जमहूरियत बड़ा खूबसूरत निज़ाम हुकूमत है, लेकिन उसमें सबसे अहम, हम ये बाद में मैं समझता हूँ बहैसियत एक तालिब इल्म सियासियात के, कि ये बहुत बाद की बात आती है कि हम ब्यूरोक्रेसी को, इस्टेब्लिशमेंट को, पॉलिटिशियंस को ब्लेम करें। सबसे पहले ज़िम्मेदारी जो है वो बाशऊर शहरी के, जो आपने बात की, वो हमारे ऊपर आती है ज़िम्मेदारी, कि हमें एक बाशऊर शहरी के तौर पर चीज़ों को एनालाइज़ करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही मानों में लोगों को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में ग्रॉस रूट लेवल से लेकर अपर लेवल तक, हर हायरार्की तक लोग मौजूद हैं जो लोगों की बातों को सुनते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोगों की राय को अहमियत दी जाए, लोगों के मसाइल को उजागर किया जाए। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारी बदकिस्मती है कि हमारी यहाँ आवाम इन चीज़ों पर तवज्जो देती ही नहीं है। हमारे यहाँ आवाम एक सतही सी सोच रखकर और लोगों को वोट देती है। कभी एक तरफ अमेरिका में ये कहा जाता है कि बीवी बदलना आसान है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को बदलना बहुत मुश्किल है। वो आपसे 100 इख्तलाफात करते हों इंडिविजुअल से, लेकिन उनकी पॉलिटिकल पार्टी की जो लाइंस हैं उनसे वो इख्तलाफात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रियल डेमोक्रेटिक सेंस में लोगों की आरा को अहमियत देते हैं और लोगों के मसाइल जो होते हैं रियल, उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, हायर एजुकेशन को किस तरह की पॉलिसियाँ लानी चाहिए जिससे पाकिस्तान में निज़ाम तालीम में बेहतरी लाई जा सके? एज एक्सपर्ट्स क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह मैंने पहले इब्तिदा में अपने कहा था कि हायर एजुकेशन बड़ा अहम लाजमी जुज़ है किसी मुल्क की तरक्की का। अगेन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम जो पॉलिसियाँ बनाते हैं वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती हैं। हमारे यहाँ जो भी हायर एजुकेशन में या जो भी हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग में आते हैं वो बड़ा शॉर्ट साइटेड, मैंने देखा अनफॉर्चुनेटली, निगाह रखते हैं कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल उनका जो टेन्योर है उस दौरान वो क्या कर सकते हैं। वो ये नहीं देखते कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो। और फिर होता यही है कि वो 2 साल के बाद, 3 साल, 4 साल, जो भी उनकी मुद्दत है, वो जब उसके बाद जाते हैं तो वो पॉलिसी अपना असर ख़त्म कर देती है और नया आने वाला उस पॉलिसी को बिल्कुल टॉप से टर्वी चेंज कर कर एक नई पॉलिसी सामने ले आता है। और यही 70 साल के जो तजर्बात हैं जो तालीम के साथ किए जा रहे हैं, वो हम उसका नतीजा देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी माँ सिवाय चंद एक के कोई भी काबिल ज़िक्र नहीं है और टॉप 300-400 में वर्ल्ड में अपना नाम नहीं बना सकी है। तमाम वसाइल होने के बावजूद भी, बेशक वो कम हैं, लेकिन कम्पीट किया जा सकता है। अच्छा सर, कॉन्फ्रेंस का तलबात को और स्टेट को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, कॉन्फ्रेंस बड़ा अहम लाजमी जुज़ है। जिस तरह मैंने भी बताया कि जब मैं PhD कर रहा था तो उस दौरान मैंने कई कॉन्फ्रेंस अटेंड की। इसका मकसद ये होता है कि एकेडेमिया असल में जो है
वो फील रखता है, वो रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है और फिर उसका सही सोल्यूशन दे सकता है, क्योंकि उसका कोई पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। सियासतदान का या डिक्टेटर का पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट होता है हर पॉलिसी के पीछे। एक अच्छे एकेडमिशियन का काम ही यही है कि वो रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे, एक अच्छा रिसर्चर उस पर रिसर्च करे और फिर एक सोल्यूशन प्रोवाइड करे जो लेकर जाए। तो ये कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये एक पीयर गैदरिंग का ज़रिया होती है कि जिसमें लोग मिलते हैं, एकेडमिशियन मिलते हैं, एक ख़ास मौजू के ऊपर मुख्तलिफ पेपर प्रेजेंट किए जाते हैं और फिर वहाँ से एक नई एकेडमिक डिबेट जनरेट होती है कि पॉलिसी मेकर्स की कहाँ पर ख़राबी है, कहाँ पर कोताही है और किस तरह उस कोताही को ठीक किया जा सकता है, और फिर वो पॉलिसी रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन फिर अगेन मैं कहूँगा ये अनफॉर्चुनेट है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में उन पॉलिसी रिकमेंडेशंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और उन पॉलिसी मेकर्स को अपनी पॉलिसी में शामिल किया जाता है। पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो सिर्फ कॉन्फ्रेंस के हद तक महदूद रहते हैं, अगर कोई पॉलिसी पेपर भेजे भी जाएँ तो उनको ख़ास अहमियत नहीं दी जाती। ठीक। अच्छा सर, एक अच्छे उस्ताद और ट्रेनर में, एडमिनिस्ट्रेटर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखें, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा उस्ताद को रोल मॉडल होना चाहिए। रोल मॉडल से मुराद ये है कि उस्ताद जो है वो एक पैगम्बरी पेशा है। अगर उस्ताद खुद रोल मॉडल नहीं है तो बच्चे उससे क्या सीखेंगे? अगर वो टाइम पर क्लास में नहीं जा रहा, अगर वो वक्त पर क्लास पे नहीं जा रहा, अगर वो बच्चों की तरबियत सही नहीं कर रहा। तरबियत से मुराद मेरा मकसद ये है कि सिर्फ आप जाकर उनको सब्जेक्ट का ना बताएं, बल्कि हम चूँकि उनके लिए रोल मॉडल हैं तो हम उनको इखलाकियात के हवाले से ही बताएं। जब हम खुद अखलाकियात पे अमल नहीं कर रहे होंगे तो बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? अल्टीमेटली हमें गलत मैसेज देंगे। अच्छा, ये ज़्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ जो स्कूल के टीचर्स हैं उन पे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो बच्चा आता है वो रॉ मटेरियल नहीं होता, वो होता है जिसकी आदत पुख्ता हो चुकी होती है। स्कूल के उस्ताद की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, और यही वजह है कि आप देखें वेस्टर्न स्टेट्स में जो स्कूल के उस्ताद हैं उन पर बड़ी तवज्जो दी जाती है कि उन्होंने एक किरदार साजी करनी है बच्चे की। लेकिन किसी हद तक जब वो यूनिवर्सिटी में आता है उसको चलें, अगर वो पुख्ता ज़हन हो भी गया तो उसको किसी न किसी तरह थोड़ा सा मोल्ड किया जा सकता है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटर की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनानी पड़ती है। आपको कहीं पर जो है वो इंसेंटिव भी देने होते हैं अपने कोलीग्स को, अपने सबऑर्डिनेट को। आपको एक ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी पैदा करना पड़ता है। लेकिन ये फिर अगेन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ लोग उस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट या उन इंसेंटिव को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों उस तरह अदा नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पर ज़रूरत होती है फिर कि कुछ सख्ती भी की जाए और एडमिनिस्ट्रेटर कुछ मामलात में सख्त हो और उन मामलात में बिल्कुल भी नरमी का मुजाहरा ना करे, ताकि डिसिप्लिन कायम हो। क्योंकि डिसिप्लिन के लिए सिर्फ नरमी भी नहीं चलती और डिसिप्लिन के लिए सिर्फ सख्ती भी नहीं चलती। ये दोनों का कम्बिनेशन से आप एक अच्छा जो है वो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट हो, यूनिवर्सिटी हो या स्टेट हो, तो चलाना ज़रूरी होता है। ठीक। सर, गुड गवर्नेंस लाने के लिए पाकिस्तान में क्या इक़दाम करने चाहिए? पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मैंने इस तरह पहले भी बताया कि हम 73 साल से तजर्बात के ही नज़र किए जा रहे हैं पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली। गुड गवर्नेंस में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि हम जब प्रॉब्लम देखते हैं हम उसके रूट कॉज तक जाते ही नहीं। हम कोशिश करते हैं कि कैंसर का जो मरीज़ है उसको सर दर्द की गोली से ठीक कर लिया जाए। हम उस कैंसर की तशखीस तक पहुंचते ही नहीं हैं कि वो है किस वजह से, क्योंकि अनटिल अनलेस हम उस प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे नहीं तो हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जो इकोनॉमी के हवाले से है, वो टैक्स कलेक्शन की है। कि हमने कई हुकूमतें आई, उन्होंने अपने अपने तजर्बात किए, लेकिन हम इन तमाम तजर्बात के बावजूद टैक्स कलेक्शन में बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ टैक्स इन्वेजन हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही, और उसमें सिर्फ छोटा बड़ा नहीं, हर तबका जो है वो टैक्स इवेजन कर रहा है। सिर्फ एक तनख्वाहदार तबका ऐसा है कि चूँकि उसकी सैलरी से आउटसोर्स डिडक्शन हो जाती है, इसलिए आउटसोर्स डिडक्शन की वजह से उसकी तो कटती है तनख्वाह में से टैक्स, बाकी नहीं देते। हम कोई ऐसा मरबूत निज़ाम नहीं ला सके, और इसके लिए मैं नहीं समझता कि हमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस की ज़रूरत है। इसके लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो हमारी इंटेंशन है, और वो इंटेंशन हमारी होनी चाहिए विदाउट बायसनेस। अगर मैं ये कहूँगा कि ए, बी और सी तीनों पर टैक्स जो है वो बराबर लगता है और तीनों से बराबर रहना चाहिए, लेकिन सी या मेरी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर कर रहा है या मेरी पॉलिटिकल पार्टी का अहम बंदा है, इसको मैं वेव ऑफ करना चाहता हूं और ए और बी से लेना चाहता हूं, यहां पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जब आप सी को एग्जाम्प्ट करेंगे तो हो सकता है फिर बी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर करता हो, वो वहां पर उसको एग्जाम्प्ट करने की कोशिश करेगा। और ये मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेट है
कि पिछले 70 सालों में जो एक मखसूस तबका है, आप देख लें, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो तबका रूल कर रहा है। वो चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे बी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे सी पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, ज़ाहिर हम सारे शोरमंद अवाम है। आप देखें कि वो पावर कॉरिडोर में वो लोग मौजूद हैं और फिर वो कहते हैं जी पिछलों का किया धरा है। पिछलों में भी जब देखेंगे आप पीछे हिस्ट्री में जाकर तो आपको नजर आएंगे कि पिछलों में तो वो डिसीजन मेकिंग में शामिल थे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी मेकिंग है पाकिस्तान में, जो गुड गवर्नेंस है, वो पॉलिसी मेकिंग का फुकदान है। और पॉलिसी मेकिंग कब होनी चाहिए? जब आप रूट काज को आइडेंटिफाई करें, और उस रूट काज को आप आइडेंटिफाई करते वक्त अपनी बायसनेस नहीं रखेंगे, आप न्यूट्रल होकर सोचेंगे। सर, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों के रिसर्च के हवाले से यूनिवर्सिटियाँ क्या किरदार अदा कर रही हैं पाकिस्तान में? मैं समझता हूँ कि पुराने ज़माने के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हुआ है। मतलब जिस तरह रिसर्च प्रोडक्टिविटी देखें, रिसर्च के अवार्ड देखें, अभी भी स्टिल हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी भी स्टिल हमें बजट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्सिटीज़ के बजट पे कट लगा दिया जाता है, रिसर्च के बजट पे कट लगा दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि रिसर्च का बजट अच्छा। दूसरा ये कि यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए कि वो अपने सोर्सेज से अपने फंड्स को जनरेट करें। आजकल जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं, जिस तरह ऑरिक ऑफिस है, जिस तरह जो है वो रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने की बात है, इंडस्ट्री और एकेडेमिया कोलैबोरेशन की बात है, ये होना चाहिए। दुनिया में आप देखें कि लोग बाहर से प्रोफेसर फंडिंग लेके आते हैं और उस फंडिंग पर उस स्टूडेंट को स्टूडेंटशिप की ऑफ़र की जाती है और वो पीएचडी करता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट अभी ये कल्चर प्रमोट नहीं हो रहा। इस कल्चर को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमें फंडिंग भी आए और उस फंडिंग से हम जो रियल प्रॉब्लम है सोसाइटी के, उनका सोल्यूशन भी दें। अच्छा सर, यहाँ पे पाकिस्तान स्कॉलर्स की रिसर्च से हुकूमत पाकिस्तान कितना मुस्तफ़ीद हो रही है? उसमें दो बातें हैं। ये वही बात मैं कहूँगा कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। इसमें हमारे स्कॉलर्स और हुकूमत दोनों का ही मैं समझता हूँ कसूर है। हुकूमत का कसूर इस हवाले से है कि हुकूमत उस तरह सरपरस्ती नहीं कर रही जिस तरह हुकूमत को सरपरस्ती करनी चाहिए। जहाँ तक स्कॉलर की बात है, स्कॉलर भी यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि उस नीयत से नहीं आ रहा कि वो सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम ले और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके सोल्यूशन की तरफ जाए। उसकी भी कोशिश यही है कि बस मैं डिग्री अर्न करूं, चाहे वो एमफिल लेवल की है, चाहे पीएचडी लेवल की है। यही वजह है कि हम एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हम डिफरेंट इशूज़ पे कर रहे हैं। मैं इसकी अगेन एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब हम यूके गए तो हमने देखा कि वहाँ पर पीएचडी हुई है ग्लासगो में जो पुलिसिंग के मसाइल हैं उसके ऊपर। अब वो एक बड़ा अच्छा क्रिमिनोलॉजी का थीसिस है जिसमें बताया गया है कि पुलिस के क्या मसाइल हैं ग्लासगो में और कहाँ फ्लॉज है और किस तरह उसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट हम शुरू करते हैं अमेरिका ताल्लुकात चाइना के साथ, रशिया के, इंडिया के साथ, चाबहार पोर्ट। हम अपने रियल प्रॉब्लम्स को तो पहले आइडेंटिफाई करते ही नहीं, फिर जब आइडेंटिफाई नहीं करते तो उन पर काम नहीं करते। जब उन पर काम नहीं करेंगे तो किस तरह हम कोई पॉलिसी देंगे? अच्छा, अगर कोई इस तरह का काम करता है उसको हुकूमत जो है वो बिल्कुल भी सरपरस्ती नहीं करती। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको किया जाता है। मसलन मैंने 2010 में पीएचडी शुरू की तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उनमें से पहला था उन लोगों में से जिन्होंने ड्रोन अटैक्स को हाईलाइट किया। मेरा 2011 में अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुआ। 2011 में एक न्यूयॉर्क लॉ स्कूल की रिपोर्ट थी जो ड्रोन पे आई, वो मेरे पेपर प्रेजेंट करने के बहुत बाद में आई। अगर आप उनको कभी इत्तफाक को पढ़ने का आप देखें कि आपको पता लगेगा कि उससे ज़्यादा अहम बातें या वैसी ही बातें मैंने उनसे पहले की कि ये इलीगल हैं और ये सारी चीज़ें हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान सोसाइटी को नुकसान पहुंचा। लेकिन वही बात कि यहाँ पर जो है वो जब प्रेज ही नहीं है, यहाँ पर जब आपको रिवार्ड ही नहीं है, यहाँ पर सरपरस्ती नहीं है, तो वो न्यूयॉर्क ने चूँकि वो काम किया है तो उसको हाईलाइट कर दिया गया। अगर आपके अपने पाकिस्तानी ने वो काम पहले किया था उसको उस तरह अपलॉड नहीं किया गया। अच्छा सर, यहाँ पे पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि हल होने चाहिए? 4 बातें मैं करना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाइलों का एक अंबार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इन 4 चीज़ों को एड्रेस किया जाए, सबसे पहला तो जो है वो आपके एक एजुकेशन सिस्टम तमाम के लिए एक होना चाहिए। एक एजुकेशन सिस्टम, हमारे यहाँ जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। स्कूल हैं, फिर प्राइवेट स्कूल हैं, फिर एक एलीट क्लास प्राइवेट स्कूल है। यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं, और एक फिर एलीट क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब उनमें फंडिंग का, फीसिस का, इन सारी चीज़ों का चूँकि डिफरेंस है तो ज़ाहिर है जो एलीट क्लास में पढ़ रहा है
वो उसके साथ कैसे compete कर सकता है जो टाट के स्कूल में पढ़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो टाट के स्कूल से आया है। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैंने अपनी तालीम का कुछ हिस्सा टाट के स्कूल में भी पढ़ा है। तो मतलब ये आपके अंदर चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ आपने डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी वहाँ डेफिनेटली एक एनवायरनमेंट का, एक बच्चा एयर कंडीशन में बैठकर इंग्लिश मीडियम में ऐसी टीचर से पढ़ रहा है जो बड़ी हाई ग्रेजुएट है हाई स्कूल से या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, और एक तरफ वो स्कूल में पढ़ रहा है जो गवर्नमेंट का स्कूल है जहाँ पर जो है वो टीचर की उस तरह ट्रेनिंग नहीं है, टीचर की जो ट्रेनिंग होती है। ये पहली बात। दूसरी बात जो है वो हायर एजुकेशन के हवाले से कहूँगा, फंडिंग के हवाले से, कि हायर एजुकेशन में फंडिंग का फुकदान है। हायर एजुकेशन को फंडिंग देनी चाहिए गवर्नमेंट को। डेफिनेटली गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज़ को ये कहना चाहिए कि हम मैचिंग ग्रांट देंगे कि कुछ जनरेट आप करें, क्योंकि हम सोली डिपेंड नहीं कर सकते, और ना हमें करना चाहिए कि हम जो हैं, फिर हमारी यूनिवर्सिटी का क्या फ़ायदा। यूनिवर्सिटी, मैं ये नहीं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी का मकसद एक BS लेवल के बच्चे को A फॉर एप्पल B फॉर बैट पढ़ाना है। यूनिवर्सिटीज़ का मकसद रिसर्च को प्रमोट करना है। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च मकसद होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। आप देख लें, हार्वर्ड का नाम, कैम्ब्रिज का नाम, ऑक्सफोर्ड का नाम क्यों है? कोविड आया, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ ने कोशिश की, ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन बनाई, काम। हमें ये काम यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ भी करने चाहिए। उसके लिए डेफिनेटली हमें एकेडमिया को इंडस्ट्री से लिंकेज करना चाहिए। यहाँ पर मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक स्कॉलर्स को किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए? स्कॉलर्स को मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, अगर वो सियासियात के हैं तो उनको सियासियात के मौजू, सेंट्रल प्रोविंस रिलेशनशिप, 18th अमेंडमेंट, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, कंट्रोल डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम या ग्रॉस रूट, इस किस्म के इश्यूज़ के ऊपर जो है वो रिसर्च करनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छी आउटपुट दे सकें, अच्छी इनपुट दे सकें कि कहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है, उसको किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में अगर जाएँ तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे कौन से फ्लॉज हैं कि जहाँ पर हम इंटरनेशनल लेवल पर फार बिहाइंड जो हैं वो हैं। हमारे नेबरिंग में इंडिया है, उसकी सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है, अगर पाकिस्तान की नहीं है तो पाकिस्तान की किस तरह सक्सेसफुल बनाती है। सिमिलरली अगर हम एग्रीकल्चर में याद है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री थे, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो वक्त आ गया कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारी नीड के मुताबिक भी नहीं रही। बजाय इसके कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे या एक्सपोर्ट फ्यूचर में करते, हम अब मुझे पिछले दिनों पता लगा कि अब तो हमें जो बीज है वो भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है यील्ड बढ़ाने के लिए। कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होने के बावजूद, एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद, हमारे पास इतनी लैंड है कि हम साउथ, अगर एक अंदाजे के मुताबिक हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, अगर हम उसको सही यूटिलाइज़ करें तो साउथ एशिया की जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ पाकिस्तान की एग्रीकल्चर लैंड से पूरी की जा सकती है। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली आम अगर लगाए हुए हैं जो हम एक्सपोर्ट करते थे, हमने वो काट कर जो है वो कॉलोनियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। हमने एक तरफ कहा है जी दरख्त लगाएं, लेकिन दूसरी तरफ हम दरख्त काट रहे हैं। हम इन्वायरमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उस तरह पॉलिसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेके जा रहे। तो ये सारे वो फ्लॉज हैं कि जो सारे वो प्रॉब्लम हैं जिन पे मैं समझता हूँ कि रिसर्चर को रिसर्च करनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर में मैं पता लगता है जी एग्रीकल्चर में 100 इम्पैक्ट फैक्टर हो गया। मैं ये समझता हूँ वो इम्पैक्ट फैक्टर या वो इम्पैक्ट जब देखना, एक हमारे यहाँ ये दौड़ जो है ना इम्पैक्ट फैक्टर की, रिसर्च पेपर की जो हम पर इम्पोज कर दी गई है, वो भी गलत है। कि हम आप देखें वेस्ट में प्रोफेसर बन जाते हैं, उनके शायद 5 आर्टिकल होते हैं, लेकिन वो 4-5 अच्छी किताबें लिखते हैं, और वो प्रोफेसर हमारे यहाँ ये कहते नहीं 15 लिखें 20 लिखें, वो फिर हम जो है वो पब्लिश और पैरिश के चक्कर में पड़े हुए हैं कि या पब्लिश करें या पैरिश हो जाएं। फिर पब्लिकेशन में हमारी वो क्वालिटी का मेयार नहीं रहा, क्योंकि हमें एक दौड़ में लगा दिया गया है। क्वालिटी जब होगी तो क्वांटिटी आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाने की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मैं ये समझता हूँ कि जो लोकल रिसर्चर हैं उनको लोकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर उन पर रिसर्च कर पॉलिसी मेकिंग की तरफ देना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। आगे ये पॉलिसी मेकर का काम है, उससे वो फ़ायदा उठाते हैं। ठीक सर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ कैसे ताल्लुकात है, आप एज एक्सपर्ट्स क्या कहेंगे? देखें, अयूब ने बहुत पहले कह दिया था फ्रेंड्स नॉट आफ्टर में बैगर्स आर नॉट चूज़र। मुझे ये वर्ड यूज़ करते बड़ा अजीब सा भी लग रहा है,
लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम जब अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखते ना, जिस तरह मैंने पहले कहा पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, तो हमें फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कई चीज़ों पे, क्योंकि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट सामने आ जाता है। वो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर है, अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से जब से पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पर मार्ज़ वजूद में आया, वो पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखते रहे, नेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखा। और फिर उन बड़ी ताकतों ने उससे नतीजा ये अखज़ किया कि आप पर्सनल इंसेंटिव्स इनको दें और नेशनल इंसेंटिव्स के ऊपर ये बात नहीं करेंगे। आप जब पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, जब आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो फिर जो आपके मुकाबले में है, चाहे वो कितनी ही बड़ी ताकत क्यों है, उसको फिर आपके साथ आकर नेशनल इंटरेस्ट पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मुझे नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो मैं करूँ अपना पर्सनल इंटरेस्ट सिक्योर करूँ। ये अनफॉर्चुनेट है कि किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी में जो सबसे बड़ी बैकबोन होती है, वो उसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी होते हैं, वो उसके मकासद होते हैं, गोल होते हैं जो उसने अचीव करने होते हैं। हम आज तक उन अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन ही नहीं कर सके। हम कभी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो है वो हमने एक मखसूस ग्रुप है, वहाँ पर उसको परवान चढ़ाना है और हमने वहाँ पर अपने दोस्त को बनाना है। एक तरफ हम थोड़ी देर बाद यू टर्न लेते हैं और हम कहते हैं नहीं, इसको हमने, ये हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं है। एक तरफ हम यू टर्न लेते हैं कि हम जो है वो कश्मीर पर इतने स्ट्रॉन्ग हो कि हम इंडिया से जंग कर लें। फिर हम यू टर्न लेते हैं कि नहीं, हमें कश्मीर पर इंडिया के साथ जो है वो कोई बारगेनिंग चिप यूज़ करनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइजिंग की सिचुएशन। यानी कि हम पिछले 73 सालों में इस कश्मकश से बाहर नहीं निकले, हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। क्योंकि देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने डॉक्टर बनना है और मैं फर्स्ट ईयर में जाऊं और जाकर मैथमेटिक्स पढ़ने शुरू करूँ, फिर मैं को नहीं यार मेडिकल पढ़ता हूँ, फिर मैं मेडिकल पढ़ूँ, 2 महीने बाद को नहीं यार ये मुश्किल है। ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी है। तो अल्टीमेटली ना वो इंजीनियर बन सकेंगे ना डॉक्टर। सिमिलर हमारे साथ यही हो रहा है 73 सालों में कि हम एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं फॉर द टाइम बिंग, दूसरा रूलर आता है 2 साल के बाद, वो कहता नहीं यार ये पॉलिसी ठीक नहीं है, ये पॉलिसी है। आप देखें, आपको जब आप दुनिया के बड़े बड़े जो मुबाहिसे हैं इलेक्शन के, उनको आप सुने, वो अपनी बात करते हैं, कभी किसी दूसरे पर तनकीद नहीं करते। लोगों को पता है ये एक जमहूरियत पसंद जो माशरा है, उसमें लोगों को पता है कि किसने क्या किया, आपको अपना डिलीवर करना है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि हम जब बात करते हैं तो हम बात दूसरे की तरफ से शुरू करते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। मैं ये समझता हूँ हमें ये बताना चाहिए कि मैंने ये कर दिया। अगर आप समझते हैं कि ये ठीक है तो मैं आपके सामने हूँ, अगर आप नहीं समझो तो मेरी अकाउंटेबिलिटी करें। लेकिन हम कहते हैं जी फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, अपनी बात करते नहीं और बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी खारजा पॉलिसी में भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। और अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को आज सही तरह डिफ़ाइन कर लें, अपने 50 साल को आगे देखते हुए, कौमों की ज़िंदगी में 50 साल 100 साल की कोई अहमियत नहीं होती, कौमें हज़ारों साल जिया करती हैं। तो हम आज डिफ़ाइन कर लें कि कश्मीर पर हमने क्या करना है और यही करना है, ताकि हम फिर उसको बार बार चेंज ना करें। हम आज डिसाइड कर लें कि अफ़गानिस्तान के साथ हमने कैसे ताल्लुकात रखने हैं। ईरान हमारा, देखें, वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। हम अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते। हमारे नेबर्स जो हैं वो वही रहेंगे। अब जो नेबर्स वही रहेंगे तो अल्टीमेटली हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो है वो कभी ताल्लुकात ही से कैसे रखने, कैसे हमें अपने नेबर्स को सामने रखते अपनी फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए। सर, अगर ट्रैवल के हवाले से बात करें तो ट्रैवल करना कितना पसंद है आपको? मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आई लव ट्रैवलिंग। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, और ख़ास तौर पे जब मैं बाहर रहा तो मैंने बताया मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाता रहा कॉन्फ्रेंस के हवाले से, फिर मैं वहाँ ट्रैवलिंग भी करता था। और ये जो नेचर है ये इंसान को बड़ा कुछ सबक भी देती है और अट्रैक्ट भी करती है। ट्रैवलिंग से क्या चीज़, क्या आइडियाज़ अखज़ करते हैं? देखिए, जो एक अच्छा रिसर्चर है उसमें सबसे अहम चीज़ जो होनी चाहिए उसकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। उन ऑब्जर्व में डेफिनेटली आपको डिफरेंट कल्चर्स नज़र आते हैं कि स्कॉटलैंड में कैसा कल्चर है, वियना में कैसा कल्चर है, तुर्की में कैसा कल्चर है, लोग कैसे बिहेव करते हैं। अगर वहाँ पर सफाई है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, अगर वहाँ पर लोग कानून को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ कौन सी रीज़न है जो लोग कानून को फॉलो कर रहे हैं। वो ट्रैवल का मकसद मैं ये समझता हूँ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर नहीं हैं तो फिर उस ट्रैवल का कोई फ़ायदा नहीं। मैं समझता हूँ वो ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में हुआ या ना हुआ बराबर ही है। वो ट्रैवल का फ़ायदा तब है जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, मुशाहिदा करें और फिर उनको कंपेयर करें आपस में, मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से, मुख्तलिफ कल्चर के हवाले से, मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, कि इसमें से कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।
सर सारा दिन आप काम करते हैं, सारा दिन का जायज़ा लेते हैं और दिन की मसरूफियत क्या रह जाती है आपकी? बस दिन में चूँकि हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट में 1000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के डिफरेंट मसाइल होते हैं, ज़ाहिर है उनसे नबर्द आज़मा होना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। इसी तरह फिर क्लासेस हैं, ख़ास तौर पे कोविड में ये ऑनलाइन क्लासेस और ये तमाम स्टूडेंट्स के पास हमारे यहाँ वसाइल नहीं है, किसी के पास नेट का प्रॉब्लम है, किसी के पास फाइनेंशियल इशू हैं, तो इन चीज़ों से ज़्यादा जो है वो रहता है काम। फिर जब थोड़ा सा जो है वो फारिग वक्त मिलता है तो फिर अपनी रिसर्च की तरफ जो है वो थोड़ी सी तवज्जो देते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल्स लिख लिए पब्लिशिंग के लिए, डिफरेंट जो हमारे पीएचडी के या एमफिल के मेरे स्टूडेंट्स हैं सुपरवाइज जिनको मैं कर रहा हूँ उनकी रिसर्च पर काम कर लिया, या जो डिफरेंट क्या कह लें आप कोई कॉन्फ्रेंस है उसके लिए पेपर लिख लिया, कहीं पे प्रेजेंटेशन दे दी। और जब थोड़ा सा फुर्सत मिलती है तो फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, या मैं कोशिश करता हूँ कि वीकेंड जो है वो फैमिली के साथ गुजारा जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ा अहम है हिस्सा जो मैंने देखा है कि अंग्रेज़ के कल्चर में कि वो वीकेंड को समझते हैं वीकेंड, वो अपने मोबाइल ऑफ करते हैं और उनके यहाँ जुमे को 5 बजे से और मंडे की सुबह 8 बजे तक का मतलब है कम्प्लीटली ऑफ। और ये वो कम्प्लीटली ऑफ है जो उनको पूरे हफ्ते के लिए तैयार करता है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हम वीकेंड पे ज़्यादा काम करते हैं और अल्टीमेटली जब वर्किंग डेज होते हैं तो थके हुए होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें वो वीकेंड की तरह गुजारने चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, और कभी कभार जो है वो क्रिकेट खेल लेते हैं। ठीक, इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? डेफिनेटली मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ। मैं इस एकेडमिक वर्ल्ड में हूँ तो मैं कोई ऐसी रिसर्च प्रोड्यूस करूँ, मैं कोई ऐसी किताब लिख सकूँ जिससे मेरे मुल्क को कोई फ़ायदा हो सके। ख़ास तौर पे जो मेरा इरादा है वो मैं एजुकेशन सेक्टर, चूँकि मेरा फील्ड है तो मैं कोशिश है मेरी कि मैं एजुकेशन के हवाले से कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा लिखूं कि जिसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, चूँकि मैं डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे रहा तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन थी, जो पॉलिटिकल रोल होता है लोगों का, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक सेक्टर में, मैंने उसको भी ऑब्जर्व किया। मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को भी देखा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी देखा, मुख्तलिफ उसके अंदर होते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में होते हुए। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उन चीज़ों को एक किताब की शक्ल में सामने लाऊं ताकि मेरे उस एक्सपीरियंस से हो सकता है स्टूडेंट्स भी इस्तिफ़ादा हासिल करें और पॉलिसी मेकर्स को भी शायद कोई फ़ायदा हो, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आ सके। अच्छा सर, आखिर में कोविड-19 के हवाले से और आप अपने डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स को आखिर में क्या पैगाम देंगे? देखिए, कोविड-19 एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें तमाम दुनिया जो है वो फेस कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छा इंसान या कामयाब इंसान वही है कि जो वक्त और हालात को देखकर उसके मुताबिक अपनी जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू करे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नई टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ज़रूरत है। हमें एक नए अज़्म के साथ कि इस किस्म के मसाइल दुनिया में पहले भी आते रहे, अब तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैसिलिटीज़ हैं। अगर ये स्वाइन फ्लू या हम पुराने ज़मानों में चले जाएँ तो ऐसी ऐसी वबा आई कि जब दुनिया के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, अब तो बहुत फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो मैं अपने तलबा को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो सही तरह जो है वो एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें और पढ़ें, और मैं साथ साथ उनको भी ये कहना चाहूँगा कि जो असातिज़ा हैं कि वो दिल लगाकर पढ़ाएं और अपने आप को इस तरह मोल्ड कर लें दोनों, ताकि एजुकेशन कंटिन्यू रह सके और वो आगे बढ़ें, बजाय इसके कि हम कोविड से पीछे चले जाएं। तमाम दुनिया में कोविड में ऑनलाइन एजुकेशन है, तो हम भी उस ऑनलाइन एजुकेशन में अपने आप को ढालें और आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला, और आई होप कि हमारे देखने वाले सुनने वालों को भी सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे जो है वो वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।